हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम जो है सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इसी के ऊपर जो है लेक्चर्स वीडियो बनाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे और उसके कॉम्पोजिशन को देखेंगे कि किस तरह का उसका कॉम्पोजिशन होता है, उसका फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल वॉल क्या होती है और किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर किस तरह के सेल ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि ईआर है। तो ईआर में जैसे कि किस तरह की प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होती है, सिंथेसिस होती है और उसका सिक्रेशन होता है और उसकी कैसे जो है टारगेटिंग होती है, ये सब चीज़ें तो देखते हैं। और गोल्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, गोल्जी अपरेटस के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोक्सीसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे और जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो है सेल बायोलॉजी के अंडर हमें पढ़ना है जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रांसपोजोन, साइटोस्केलेटन और सेल साइकिल और सेल डिवीजन और माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स। तो शुरू से शुरू करते हैं कि सेल बायोलॉजी सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। सभी को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का है, तो उसके आधार पर हम जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हैं। इसमें यूनिसेलुलर आते हैं और जो मोनेरा जो किंगडम है वो इसके अंडर आ जाता है। और यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटिस्टा के अंडर आ जाते हैं। और मल्टीसेलुलर में प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई आते हैं। तो प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई इसके अंडर आ जाते हैं यूकैरियोट्स के। अब ये तो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये जो हमने अभी बताया ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। इसमें जो है मोनेरा एक किंगडम था, प्रोटिस्टा और प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, यानी ये 5 किंगडम थे। लेकिन ये इतना एक्सेप्टेड नहीं था जितना कि ये था कार्ल वीज का दिया गया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और ये किसके बेस पर दिया था? 16S RNA के बेस पर दिया था। 16S RNA की एनालिसिस की थी और ये काफ़ी कंजर्व जो है RNA है बेसिकली। तो इसके बेसिस पर जो है लाइफ के 3 डोमेन दिए गए। और ये कौन कौन से डोमेन थे? ये थे यू बैक्टीरिया थे, आर्किया था और यूकेरिया था। तो इन्होंने ये बताया कार्ल वूज ने, वीज या वूज, तो इन्होंने क्या बताया कि जब जीवन की शुरुआत हुई तो उसमें जो है यू बैक्टीरिया पहले बने और उसके बाद जो है फिर आर्किया बने और आर्किया के बाद जो है फिर यूकेरिया बने। तो यू बैक्टीरिया में जितने भी ट्रू बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे यू बैक्टीरिया के अंडर आ गए। और आर्किया में आपको पता है आर्की बैक्टीरिया बेसिकली आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। और यूकेरिया में जो भी आप देखते हो, जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई है, ये सब चीज़ें जो है यूकेरिया के अंडर आते हैं। इसके बाद सभी को पता है कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तो सेल बेसिकली सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल के बारे में समझना ज़रूरी है। सबसे पहले सेल 2 तरह की हो सकती है, या तो प्रोकैरियोटिक हो सकती है या यूकैरियोटिक हो सकती है बेसिकली, अगर मेजरली बात करें। सबसे पहले इनके डिफरेंस को देखते हैं कि क्या इनमें जो है डिफरेंस बेसिकली होता है। सेल में जो है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी जो है प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें जो है एब्सेंट होती है
और जबकि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जैसे कि ईआर और गोल्जी बॉडी और ये जो है वेसाइकल्स जैसे बनते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात हो रही है। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है इसमें नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकेरियोटिक सेल में बेसिकली होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें, जो कोशिकीय कंकाल होता है वो अनुपस्थित, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल देखने को मिलती है। बैक्टीरिया के चारों ओर जो है, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल जो होती है, उसके बाहर जो है सेल वॉल होती है, तो उसको उसकी जो सेल शेप है वो मेंटेन करती है सेल वॉल। तो इसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता है। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल है, बेसिकली एनिमल सेल की बात करें हम, तो उसमें जो है साइटोस्केलेटन यानी कोशिकीय कंकाल आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेल वॉल की, तो इसमें देखने को मिलती है। और अगर यूकेरियोटिक की बात करें तो प्लांट्स में और फंजाई में देखने को मिलेगी, एनिमल्स में नहीं होती, सभी को मालूम है। ये सब चीज़ें जो है कॉमन थी, लेकिन फिर भी मेरा बताना ज़रूरी था। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिमिटेटिंग स्ट्रक्चर है और सेल के अराउंड, और ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पीएम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बेसिक फंक्शन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए आप, लिमिटेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये जो है सीमित करती है सेल के जो आउटर एनवायरनमेंट होता है और जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको अलग करती है। सबसे बाहर की जो है ये सीमा होती है। तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है इसके बारे में। अब इसके बेसिक फंक्शन देखें तो सेल जो है एक बैरियर का काम करती है, अवरोध का काम करती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। और ये क्या करती है, हमारे मतलब सेल का जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको जो है बाहर का जो एनवायरनमेंट है इससे जो है वो अलग रखती है। ठीक है, इससे जो है अलग रखती है इसको, समझ में आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है ये अलग है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है सेपरेट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब और क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली है मतलब, और सेमी परमेबल है कुछ मॉलिक्यूल के लिए, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए उसको जाने देती है। और सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि ये जो है कुछ चुनिंदा मॉलिक्यूल को जो है अपने अंदर आने देती है, सेल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देती है। और बाकी जो मॉलिक्यूल्स है जो सेलेक्ट नहीं किए जाते इनके द्वारा, या सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ये अंदर आने नहीं देती बेसिकली। तो ये एक तरह से एक अवरोध का जो है काम करती है, एक बाउंड्री है, एक ऐसा मान सकते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है तो उसको जो है ये पार करके जाना पड़ेगा। और ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेलेक्ट करती है कि ये मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो है वापस चला जाएगा, या सेल से जो है कुछ मॉलिक्यूल को अगर बाहर जाना है तब भी जो है इसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए इस पर जो है ट्रांसपोर्टर होते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। विभिन्न तरह के जो मॉलिक्यूल हैं उनको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, बेसिकली हम पढ़ेंगे। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो तो आसानी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर जो पोलर होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली अंदर नहीं जा पाते, तो उनके लिए बेसिकली रिसेप्टर होता है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको कैम बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है सेल सेल इंटरेक्शन में भी काफ़ी रोल होता है। जो सेल एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होता है, उनकी भी जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अब हमारे शरीर में अगर हम अपने एग्जांपल लें तो हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं। स्पर्म सेल्स है, किडनी सेल्स हैं, और लीवर सेल्स हैं, और लंग्स की सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। तो हम किसका एग्जांपल है, एक मॉडल सेल्स तो हमें लेनी पड़ेगी, मतलब जिसको हम मान सकें। तो हम क्या ले लेते हैं, आरबीसी को ले लेते हैं। आरबीसी सभी को पता है, रेड ब्लड सेल्स ब्लड में पाई जाती है। ब्लड रेड इसकी वजह से होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल भी है, बेसिकली ऑक्सीजन को ले जाने वाला। तो हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं और इसको एक मतलब मानक मान लेते हैं, एक मॉडल मेम्ब्रेन जो है मान करके चलते हैं। क्यों? अब इसका कारण भी जो है आप जानना चाहेंगे कि उसको ही आरबीसी को क्यों हम जो है मॉडल मेम्ब्रेन मान रहे हैं, और कोई सेल और भी बहुत सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उनको क्यों नहीं मान रहे। तो क्योंकि आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी है, सबसे पहली बात तो उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, ठीक है। और ये अन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता बेसिकली। तो देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन किस तरीके का होता है। तो अगर आप आरबीसी सेल को देखें तो 3 चीज़ें होती हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो आप देखिए कि जो लिपिड है आरबीसी में वो 43% है, कार्बोहाइड्रेट लगभग 8% है, और प्रोटीन की जो कंटेंट है वो लगभग 49% है। अब एक और सेल ऑर्गेनेलीज को ले लेते हैं। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया लिया सेल का, कोई भी सेल का। तो उसके अंदर बेसिकली 18% लिपिड होता है और 2% के लगभग जो है कार्बोहाइड्रेट होता है और 80% प्रोटीन होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादातर जो है प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होती हैं। माइलिन शीथ की बात करें अगर हम, माइलिन शीथ की अगर हम बात करें तो बेसिकली माइलिन शीथ जो बेसिकली होती है न्यूरॉन सेल्स में होती है। माइलिन शीथ उसके ऊपर जो कवरिंग होती है बेसिकली इंसुलेशन कवरिंग होती है, और इसमें जो है लिपिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 80% के समथिंग होती है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम 1% अराउंड, और प्रोटीन जो है 20% होता है। तो ये जो है कॉम्पोजिशन है बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आप देख सकते हो। ये माइलिन शीथ न्यूरॉन सेल्स की बताई गई है, और माइटोकॉन्ड्रिया लिया गया है, और आरबीसी की बात की गई है। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड क्या होता है। तो जब भी जो है लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसे ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और जब किसी प्रोटीन से जो है कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो है यहीं तक का सफ़र तय करते हुए इस कॉम्पोजिशन को समझ लिया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।